बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड। हम पढ़ रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। संवैधानिक आंदोलन में उनकी निष्ठा थी, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी थी। उनका मानना था कि हमारे जो साधन हैं वो अवैध नहीं होने चाहिए और साथ ही जिन परिवर्तनों को हम लाना चाहते हैं वे परिवर्तन जनमत के प्रभाव और दबाव से शासक वर्ग स्वयं लाने पर मजबूर हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। वो किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते थे। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि उन्होंने धन निष्कासन के बारे में या ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि भारत से दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन के बारे में बताया था कि कैसे भारत से लगातार धन का प्रवाह ब्रिटेन की तरफ हो रहा है और इसी कारण से भारत गरीब बना हुआ है। ऊपर से ऐसा लगता है कि भारत का निरंतर विकास हो रहा है, पर भारत का विकास नहीं हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करके देश की घोर गरीबी का कारण भारत में ब्रिटिश राज्य के कार्यकलाप की एक विशिष्ट बात ये बताई कि भारत से देश की संपत्ति किस प्रकार ब्रिटेन जा रही है। दादा भाई ये एक जाने माने उदारवादी नेता थे। उनका कहना था कि सरकार ऐसे अनुपयोगी अनप्रोडक्टिविट है ना, जिनका कोई उपयोगिता ही नहीं है, उन कामों पर खर्चा कर रही है जिनसे केवल ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने का बढ़ावा देने में मदद मिलती है। मतलब भारत को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार भारतीय सेना पर अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ब्रिटिश अफसरों को जो वेतन घर बैठे मिल रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर भारत को दिन प्रतिदिन कंगाल करती जा रही है। गोखले ने नौरोजी की सिद्धांत की आगे व्याख्या की। उनका कहना था कि ब्रिटिश से शासन से न केवल देश की संपत्ति देश से बाहर जा रही है, अपितु उनका राजनीतिक और उद्योगों पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ब्रिटिश शासन जो भी कार्य करती थी, जिस पर भी पैसा लगाती थी, वो केवल अपने हित के लिए कार्य करती थी। भारतीयों का हित हो रहा है या नहीं, भारतीयों को किसी प्रकार का उससे लाभ मिल रहा है या नहीं, इससे उनको किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं था। देखिए, दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी नेता थे और गोखले भी उदारवादी नेता थे। तो गोखले ने भी यही बात कही कि इससे राजनीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहाँ वहाँ पर तो औद्योगिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का उद्योगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब हमें पता चल गया है कि विदेशी शासन हमारी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाने वाला है, इसलिए उन्होंने भी स्वदेशी पर जोर दिया, है ना। प्रारंभ से हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे, कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के हित में है। किंतु उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण ये लोग कर रहे हैं, ऐसे आर्थिक शोषण में भारत का विकास नहीं हो सकता है। ये उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में या जो भारत से धन का निष्कासन था उसके बारे में विचार थे। अब वो देखिए कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में उनके क्या विचार थे। गोखले राजनीतिक दर्शन को यदि गहराई से देखा जाए तो उसमें जनसाधारण के प्रति एक विशेष रुचि देखने को मिलती है। देखिए, उन्होंने जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी कि हर व्यक्ति समाज का विकास हो, है ना, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक समाज का, राज्य का, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो उनका ये मानना था कि अपनी हर बात में एक ही ध्वनि थी कि किस प्रकार जनसाधारण की हालत को सुधारा जाए और उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि जब
वो शिक्षित नहीं होंगे, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे, हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं होगी, तो हम स्वशासन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उनका ये मानना था कि पहले हमें अपना विकास, जनता का विकास करना चाहिए। तो देखिए 1903 में उन्होंने अपने बजट भाषण में गोखले ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा था कि उसका काम केवल शांति और व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है कि भाई आपने सेना पर खूब खर्च कर लिया, खूब सेना रख ली है और शांति और व्यवस्था बनाए रखनी है। उनका कहना था कि सरकार को उन कल्याणकारी योजनाओं को भी अपने हाथ में लेना है जिन्हें तत्कालीन अन्य राज्य अपनी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित कर रहे हैं। इंग्लैंड में तो सब हो रहा है, आप भारत में नहीं कर रहे हो। गोखले का विशेष रूप से शिक्षा के प्रचार प्रसार और उद्योग धंधों और व्यापार को बढ़ावा देने पर उनका विशेष जोर था। गोखले की बराबर ये शिकायत रही कि हर वर्ष बजट में बचत मौजूद है ना, आपका जितना भी बजट है उसमें आपके पास सरप्लस अमाउंट है, पर सरकार क्या करती थी, उस सरप्लस अमाउंट को कहाँ पर भेज देती थी, इंग्लैंड। तो उनका ये कहना था कि जब आपके पास बजट में बचत होती है किंतु फिर भी आर्थिक स्थिति का, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई भी उपाय नहीं होता। भाई आप बचत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तो आर्थिक स्थिति ठीक है, सरकार की तो, किंतु सरकार व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है। इसमें विशेष रूप से उनका कहना था कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें उपाय करने चाहिए, क्योंकि घोर दरिद्रता, अशिक्षा, गंदगी हमारे समाज में शामिल है। गोखले ने भारतीय कृषि व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए भी अपने विचार रखे। देखिए उस समय उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घोर दरिद्रता है और ब्रिटिश सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे यहाँ पर अशिक्षा है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे यहाँ गंदगी है ना, पूरे सराउंडिंग में वातावरण अशुद्ध है पर सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती है। तो उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। गोखले भारतीय कृषि व्यवस्था की बुराइयों को भी दूर करना चाहते थे। यदि किसान की हैसियत न हो तो उससे थोड़ा भू राजस्व लिया जाए। उन्होंने सरकार के सामने ये बात रखी कि कृषक देने की अवस्था में ही नहीं है, वो महाजन से ऋण लेता है या जमीन बेच देता है या जमीन को त्याग देता है और वो फिर आपको ऋण चुकाता है। तो उनका कहना ये था कि आप उससे ऋण में उसको थोड़ी रियायत दीजिए। दूसरी उन्होंने मुख्य बात ये कही कि कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो एक ही नीति थी कि अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त कर लिया जाए, किसान कहाँ से ला रहा है, क्या बो रहा है, इससे उनको किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं था। तीसरा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि किसानों को ऊंची दर पर रुपया उधार लेना पड़ता है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकारी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। ऋण वो सरकारी संस्थाओं से ले ले, जब अगली फसल अच्छी हो तो उसको चुका दे। कृषि को सुधारने के लिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक बताया। उनका ये भी मानना था कि जो इरिगेशन की दरें हैं वो भी उनको घटा देनी चाहिए। कृषि को सुधारने के तरीकों को, कृषि को सुधारने के लिए पुराने जितने भी तरीके हैं उनको बदला जाए और किसानों की जो गरीबी है उसको भी दूर किया जाए। किसानों में जो अविद्या है, उनको पता ही नहीं उनका मूल कितना है, ब्याज कितना है, उनसे भू राजस्व कितना लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता है। तो उनका कहना ये था कि इन सब हालात को सुधारने के लिए भी किसको प्रयास करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा देखिए लोक कल्याणकारी राज्य में उनका ये मानना था कि जंगल में बसे हुए आदिवासियों की भी हालत सुधारने के लिए इन्हें कार्य करना चाहिए। गोखले गांधी जी की तरह पूर्ण नशाबंदी के समर्थक थे। वे शराबखोरी को बर्बादी का कारण मानते थे।
दादाभाई नौरोजी की तरह चीन को जाने वाली अफीम पर शासकीय आय के विरोधी थे, है ना। हमारे यहाँ से अफीम जाती थी, तो उन्होंने कहा हमें इस तरह की आय नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह का कार्य करके हम चीन के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। गोखले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। गोखले का सुझाव ये था कि 500% की जो आबादी के प्रत्येक गांव में, है ना, हमारी जो 500 लोगों का जो गांव है उसके प्रत्येक उसमें पंचायत की स्थापना की जाए और वही कानूनों का निर्माण करे और वही देखरेख करे। उस पंचायत का काम अपने क्षेत्र की छोटे मोटे झगड़े निपटाना, गांव में चल रहे सरकारी काम को देखरेख करना, गांव के जंगलों की देखभाल करना, गांव में जो ऋण है उनको बांटना, अकाल के समय सहायता करना। देखिए पहले भी हमारे यहाँ गांव आत्मनिर्भर थे। जल की व्यवस्था करना, ये सारे काम पहले भी ग्राम पंचायत ही करती थी और गांव पूर्ण आत्मनिर्भर थे। तो वही बात गोखले ने भी कही और यहीं से फिर गांधी जी ने भी कही और ये बिल्कुल सत्य ही था कि एक उसी गांव में रहने वाला व्यक्ति वहाँ की समस्याओं को भी समझता है और उन समस्याओं के समाधान को भी वो आसानी से खोज सकता है। उसे केवल केंद्रीय सरकार से सहायता चाहिए, सुविधाएं चाहिए, पर वो इन समस्याओं का आसानी से निराकरण कर सकता है। तो उनका ये मानना था कि भाई 500 की आबादी वाले जो प्रत्येक गांव है उन्हें आप इंटरनल स्वतंत्रता दे दें ताकि कानून की देखभाल करें, जल व्यवस्था करें, ऋण तकावी ऋणों को वो बांटे। ये सारा काम जो है वो ग्राम पंचायत कर लें ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी भार कम हो जाए और ये अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लें। इसी तरह उनका ये मानना था कि भारतीयों की जो भर्ती है अन्य देशों में कम करी जाए। भारतीय जो सैनिक हैं उनको इधर उधर लगा दिया जाते थे, तो उनका ये कहना था कि भारतीयों को अन्य देशों में काम करने के लिए ले जाया जाता है, उसे कम किया जाए। इस तरह से भारतीयों की दुर्दशा से गोखले परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसका घोर विरोध किया। उनके विचार से ये राष्ट्र के लिए एक शर्मनाक बात थी। भाई आप ब्रिटिश लोग संसदीय व्यवस्था, बड़े लोकतंत्र की बात करते थे, किंतु वो भारतीय जो दूसरी जगह जाते थे उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो इस तरह देखिए गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल नेता थे। अपने राजनीतिक विचारों में उन्होंने अत्यंत सूझबूझ का परिचय दिया था। आर्थिक मामलों में भी उन्होंने ब्रिटेन का विरोध किया। उन्होंने दरिद्रता जैसा पक्ष था समाज का, उसको भी उन्होंने उठाया। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करी। 1908 में उन्होंने अपने भाषण में तत्कालीन सरकार को शांति और व्यवस्था के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्य के लिए भी कहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने सरकार के रवैये को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और वो जब तक रहे लगातार कोशिश करते रहे कि जो जनता है वो दरिद्रता से मुक्त हो, हमारे यहाँ आर्थिक विकास हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। किंतु उनका जो कार्यशैली थी वो संवैधानिक थी। वो किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन में विश्वास नहीं